के नेचुरल अबंडेंस और मैस नंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जैसा कि ये नियॉन का डाटा आप लोगों के सामने मौजूद है, बड़ा आसान सा सवाल है। आप इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसको ए एवरेज के साथ में जो है वो यहां पे शो करूंगा। ये ए एवरेज अगर आप देखें तो बेटा इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, पेपर में पूछा भी जा सकता है कि ए एवरेज ऑफ एलिमेंट निकालनी हो तो सम किया जाता है तमाम के तमाम relative abundance into their relative atomic masses का। तो relative atomic masses, जिसको relative isotopic masses भी कहते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है relative abundance के साथ, और इन सब का सम करके ऑफ कोर्स परसेंटेज थी, तो परसेंटेज के हिसाब से अगर एवरेज लेनी हो तो 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला रहा। अब हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, 20 वाले को उसी की अबंडेंस से, 21 वाले को उसी की अबंडेंस से, 22 वाले को उसी की अबंडेंस से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करो, प्लस करने के बाद 100 से डिवाइड करने के बाद ये 20.18 आ रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं यहाँ पे अब आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताने लगा। बेटा इन सबको मैं प्लस करूं तो ये आता है 20.178। जब तक ये 20.178 है, इसको तुम एवरेज एटॉमिक मास कहोगे, या जिसका दूसरा नाम मैंने अपने कॉन्सेप्चुअल वीडियो में बताया था, एटॉमिक वेट भी हो सकता है। मगर बेटे इसको एटॉमिक वेट की बजाय अगर तुम AMU यूनिट लिख दोगे, जैसे तुम AMU यूनिट लिखोगे, अब इस वक्त ये कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। समझो तो कितना आसान सा रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट में बस इतना सा डिफरेंस है। जैसे AMU आ जाएगा तो इसका मतलब है कार्बन 12, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के साथ कंपेयर करके निकाला जा रहा है। दैट्स व्हाई यूनिट AMU यूज कर रहा हूं। तो यहीं पर मैंने 20.178 AMU जो है वो रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ जो है वो यूनिट लिख दिया और इसको रिलेटिव एटॉमिक मास का नाम दे दिया। तो एवरेज मास तब तक है जब तक AMU नहीं है, और रिलेटिव एटॉमिक मास तब है जब उसके साथ AMU मौजूद है। तो बेटा ये आप लोगों को जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया इसको ज़हन में रख लीजिएगा। बल्कि मैं A लेवल की कैम्ब्रिज की बुक के अंदर मौजूद एक फॉर्मूला भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, एंड दिस फॉर्मूला स्पेशली फॉर A लेवल स्टूडेंट्स। इन्होंने जो है अपनी बुक में ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। AR यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का फाइंड आउट करना हो तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आप लोगों के सामने है। देखिए बेटे, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट की जाती है। एक एटम का एवरेज एटॉमिक मास जो है उसको मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर किया जाएगा, तो तब जाकर के ये एक फॉर्मूला बनता है। तो अब मैं बताता हूं ये फॉर्मूला बना कैसे। ये देखो मैं अब आपको बताता हूं। आपको पता है कंपैरिजन करने के लिए हमेशा जो है क्या किया जाता है, AR ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू इनका एवरेज मास एज कंपेयर टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास, 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास। ये आप लोगों ने फॉर्मूला हमारी देसी जुबान के अंदर याद रखने का एक छोटा सा तरीका आपको बता दिया। अब देखो ये आप कहेंगे सर ये 12 से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। ये देखो ये 1/12 है, तो ये डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, नोमिनेटर। तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास ओवर 12। ये 12 कहां से आया, ये कार्बन 12 आइसोटोप का मास है, और ये है 1/12 वाला 12 जो ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रहा फॉर्मूला आप लोगों के सामने। तो अब अगर नियॉन का कैलकुलेट करना था तो नियॉन का 20.178 है, 12 से डिवाइड, 12 से मल्टीप्लाई, कैंसिल होने के बाद अब ये डेफिनेटली सी बात है 178 और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा AMU, क्योंकि 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकाला गया है। कैसा मैग्नीट्यूड सेम है किसकी, एवरेज एटॉमिक मास की भी और रिलेटिव एटॉमिक मास की भी। सिर्फ फर्क क्या है कि एवरेज के साथ AMU नहीं लिखा होगा, जैसे ही AMU लिख दोगे तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास बन जाएगा। समझ आइए बच्चों, कर दो क्लैपिंग फिर। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर करने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है एट द एंड, एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। इसी के साथ ये मेरा लेक्चर एंड अप हो जाएगा। तो बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप सब लोगों ने सोचना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है,
और मुझे इसका करेक्ट आंसर देना है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, नहीं अभी डिस्कस करता हूं। पहले सोचो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। Which one of the following mass spectrograph will obtain when molecular gaseous chlorine is subjected to mass spectrometer for analysis? बच्चों का जहन घूमेगा 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 घूमेगा। क्लोरीन के 3 आइसोटोप्स, 2 आइसोटोप्स, 1 आइसोटोप। हाँ सर क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है। जैसे आपको कहेंगे सर क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 आइसोटोप्स वाली आप लोग पीक ढूंढना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे सर यहां पे आंसर जो है वो अल्फा बना। मैं कहूंगा हरगिज नहीं, किसी भी सूरत में यहां पे आंसर अल्फा नहीं है। बेटा अल्फा आंसर वाले बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आइसोटोप्स की पीक्स नो डाउट 2 ही बनेगी, क्लोरीन की 2 आइसोटोप्स है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन में एक चीज मिस कर रहे हैं। जरा थोड़ी सी तवज्जो से देखिएगा क्वेश्चन में क्या चीज है जो इंपॉर्टेंट फोकस करने वाली है। गैशियस क्लोरीन। किसी को पता क्लोरीन जब गैशियस स्टेट में होगी तो किस फॉर्म में होगी? यस ऑफ कोर्स Cl2 की फॉर्म में ये गैशियस क्लोरीन कहलाती है। तो Cl2 गैशियस क्लोरीन इस वक्त आप लोगों को दिख रही है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं कि असल में यहां पे कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था। आइसोटोपिक पीक्स का तो बच्चों को आइडिया होता है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ एडिशनल पीक्स होती हैं जिनको मॉलिक्यूलर पीक्स कहते हैं, उसका भी आपको आइडिया देता हूं। बेटा ये इस वक्त 37 और 35 पर 2 पीक्स तो आइसोटोप्स की बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अल्फा आंसर नहीं बनेगा। आंसर यहां पे जाकर चार्ली बनेगा। क्यों चार्ली बनेगा, कैसे बनेगा वो मैं आपको अभी समझाता हूं। लेकिन ये 70, 72 और 74 पर भी पीक्स आ रही होंगी, इसके ऊपर भी आप लोगों के साथ थोड़ी सी जो है वो बातचीत करनी है। तो आइए जरा, इस क्वेश्चन का आंसर चार्ली है। 5 टोटल पीक्स होंगी, ये 2 जो है ये आइसोटोपिक पीक्स होंगी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूं। आइसोटोपिक पीक्स, और ये जो 3 है ये मॉलिक्यूलर पीक्स होंगी, यानी कि आइसोटोपिक पीक्स भी और मॉलिक्यूलर पीक्स भी। मॉलिक्यूलर पीक्स का कॉन्सेप्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूं। तो आइए जरा इस चार्ली ऑप्शन 5 पीक्स वाले को जरा आप लोगों को समझाने की एक आसान से कोशिश करता हूं। बेटा जब भी आप किसी भी गैशियस सैंपल को मास स्पेक्ट्रोमीटर में इंजेक्ट करोगे एनालिसिस के लिए तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल आपने क्लोरीन Cl2 को गैशियस स्टेट में इंजेक्ट किया, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम इस पर पड़ेगी तो ऑफ कोर्स इसको क्या कर देगी, आयोनाइज। अब इस वक्त ये क्लोरीन Cl2 आयोनाइज हो चुका होगा, पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा। क्या इस वक्त मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। तो ये पूरे का पूरा मॉलिक्यूल है। अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। ये मॉलिक्यूल पूरे का पूरा भी जाकर के रिकॉर्ड हो सकता है, और ये मॉलिक्यूल फ्रेगमेंटेशन के साथ जाकर भी रिकॉर्ड हो सकता है। क्या मतलब, यानी कि मैं कहना चाहता हूं विदाउट फ्रेगमेंटेशन भी रिकॉर्डिंग होगी, जिसमें ये मॉलिक्यूल स्प्लिट हुए बगैर पूरे का पूरा इसी तरह एज ए होल रिकॉर्ड होगा, जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगी, मॉलिक्यूलर पीक्स। क्या मिलेगी जनाब, मॉलिक्यूलर पीक्स। उसके बाद विद फ्रेगमेंटेशन देखते हैं कि क्या होगा। जैसे ही आप बात करेंगे विद फ्रेगमेंटेशन बेटे ये एटम्स सेपरेट हो जाएंगे। एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, दूसरा फिर अलहदा से आयोनाइज होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ, यानी कि इस वक्त दोनों एटम्स मॉलिक्यूल के एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं। जनाबे वाली ये जो इस वक्त आप लोगों को एटॉमिक स्टेट के अंदर रिकॉर्डिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर में दिखेगी, इसके रिजल्ट में आप लोगों को मिलेंगी आइसोटोपिक पीक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, सवाल पूछा जाए कि आइसोटोपिक पीक्स किसके रिजल्ट में आती है, तो फ्रेगमेंटेशन के रिजल्ट में। मॉलिक्यूलर पीक्स किसके रिजल्ट में आती है, विदाउट फ्रेगमेंटेशन। तो आइए जरा टोटल पीक्स को काउंट करेंगे कितनी बनेगी। देखिए बेटा क्लोरीन के 2 आइसोटोप से 35 वाला आइसोटोप और 37 वाला आइसोटोप्स। इसका मतलब है 35 पर एक पीक और 37 पर एक पीक आप लोगों को मिली, और ये जो पीक्स है ये आइसोटोपिक पीक्स है। अब जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहा है तो मॉलिक्यूलर पीक्स तुम्हें पता है 3 पॉसिबल टाइप्स की हो सकती हैं। आप कहेंगे सर क्या मतलब 3 टाइप्स कैसे, मैं बताता हूं। ये मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर कॉम्बिनेशन है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये 2 एटम्स कंबाइन हुए हैं, ये दोनों 35 वाले आइसोटोप्स हों, तो ये 71 पर पीक बनेगी।
अगर एक 35 के साथ एक 37 वाला मिल जाता है तो ये 72 पर ऑफ कोर्स पीक बनेगी, और दोनों ही अगर 37 वाले आइसोटोप्स कंबाइन होते हैं तो इसका मतलब है 74 पर पीक मिलेगी। तो तीन मॉलिक्यूलर पीक्स होंगी 70 पर, 71 मैंने लिख दिया, 70 पर, 72 पर और 74 पर। तो ये जो तीन पीक्स हैं इनको मॉलिक्यूलर पीक्स कहेंगे। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ मेनी टोटल पीक्स? 5. आउट ऑफ these 5, 2 are isotopics, 35 and 37, and 3 are molecular, 70, 72 and 74। उम्मीद है ये सवाल आप लोगों का अब ठीक होगा कि टोटल कितनी पीक्स हमें ऑब्टेन होंगी अगर मॉलिक्यूलर गैसियस क्लोरीन इंजेक्ट किया जाए। अब बच्चा सवाल पूछता है कि सर अगर ये मॉलिक्यूलर गैसियस क्लोरीन की बजाय एटॉमिक गैसियस क्लोरीन होता तो फिर इसका मतलब है एटम्स की बेस पर जिस आइसोटोप्स की 2 पीक्स ऑब्टेन होती, ये आपसे कंडीशन लगाकर कह दे व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर पीक्स ओनली का वर्ड यूज करे तो फिर 3 होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ आइसोटोपिक पीक्स ओनली, 2 होगा, और अगर ओवरऑल बात कर ले तो 5 पीक्स होंगी। ये तो था इस इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपके साथ शेयर, और इन एट द एंड जो मैंने आप लोगों को आइसोटोप्स वाला टॉपिक करवाया है इससे रिलेटेड ये छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक की एक्सरसाइज से उठाए हैं। ये एवरेज एटॉमिक मास की मदद से रिलेटिव अबंडेंस को कैलकुलेट करने का एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को बताना। बेटा इसकी भी ट्रिक बताता हूं, इसमें भी टाइम कैसे सेव करना है ये आप लोगों को बताता हूं। जैसा कि आप लोगों को फॉर्मूला मैंने बताया कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये सारा फिनोमिना आप लोगों के सामने था। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका आपको बता रहा हूं। आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़े तो आप लोगों को कहता है बोरॉन हैज 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, जिसमें वो कहता है कि बोरॉन 10 और 11 है, और उनका एवरेज मास जो है वो 10.81 AMU है। एवरेज एटॉमिक मास जो है वो आप लोगों को बता दिया गया है कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ B11 आइसोटोप क्या होगी। आसान सा शॉर्टकट सिखाता हूं, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आप इसको सेट आउट करोगे। एवरेज एटॉमिक मास लिख लेते हैं पहले 10.81 AMU। उसके बाद किसी एक आइसोटोप की मास के जो रिलेटिव अबंडेंस है उसको मैं एक्सपोज कर लेता हूं और दूसरे को 1 माइनस एक्स कर लेता हूं। 100 माइनस एक्स इसलिए नहीं कर रहा कि मैं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। क्या मतलब, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 11 की फाइंड आउट करनी तो 11 को आप जो है वो x कंसिडर कर लो और 10 को जो है वो 100 माइनस एक्स कंसिडर कर लो। लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। B11 की जो रिलेटिव अबंडेंस है और B10 की रिलेटिव अबंडेंस है, इनको मैं सपोज कर रहा हूं, ये x सपोज कर रहा हूं, स्मॉल x कर लेता हूं, और इसको रिलेटिव अबंडेंस को 1 माइनस एक्स सपोज कर रहा हूं, 1 माइनस एक्स। ठीक हो गया बेटा? तो अब एक x और एक 1 माइनस एक्स है, तो यहां पे इनको पुट कर देते हैं। तो देखो कि इसका मास 10 है और मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसकी रिलेटिव अबंडेंस x के साथ, प्लस इसका मास 11 था तो मैं इसको इसकी रिलेटिव अबंडेंस 1 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मैं 100 से डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहां पे रिलेटिव अबंडेंस टोटल 1 ली है। अगर मैं यहां पे 100 माइनस एक्स करता तो फिर मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा सा क्या कर दिया, आसान कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर ले, बहुत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, कोई टाइम नहीं वेस्ट करेगा। 10.8 इसकी एक और भी जो टेक्निक है इंशाल्लाह ताला वो भी आपको साथ ही जो आइडिया हो जाएगी। ये देखिए 10x हुआ प्लस 11 माइनस 11x। अब x वाली आप जो है वो क्वांटिटीज को टुगेदर कर लो और विदाउट जो है x उनको सेपरेट कर लें। 10.81 इज इक्वल टू 10x माइनस 11x, और ये प्लस 11 जो है अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इधर ले आता हूं तो 10.81 माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। ठीक है, और यहां पे अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये माइनस 0.19 के करीब आता है, इज इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है बेटा। देखिएगा एक्स आया आपके पास 0.19 क्योंकि ये 1 में से था, और अब यहां पे इसको आप आसानी से 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 19% आ जाता है। ठीक है बेटा, 19%। अब जो 19% आप लोगों के सामने इस वक्त x आया है, ये x इसका मतलब है B10 वाले की रिलेटिव अबंडेंस आई है, तो इसका मतलब है 19 या 20%। आप लोगों का तब आंसर होगा जब आपसे रिलेटिव अबंडेंस 10 वाले की पूछेगा। आपसे क्वेश्चन में किसकी पूछी है, 11 वाले की, तो इसका मतलब है
अगर इसकी 19% है तो 100 में से बाकी 80% के करीब किसकी होगी, 11 वाले आइसोटोप की। तो ऑफ कोर्स आंसर यहां पे क्या बना, बीटा। अब शॉर्टकट बताता हूं, इंतहाई आसान। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट, गौर से सुन लीजिएगा, दोबारा बोलता हूं, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट mostly match with that isotopic mass which is having more abundance and stability. एवरेज एटॉमिक मास क्लोजेस्ट आता है उस आइसोटोपिक मास के जो ज्यादा अबंडेंट होता है। जरा एवरेज एटॉमिक मास पे नजर मारें, कितना था बोरॉन का, 10.81। ये 10.81 10 के ज्यादा क्लोजर है या 11 के ज्यादा क्लोजर है? 11 के ज्यादा क्लोजर है। इसका मतलब अबंडेंस किसकी ज्यादा होगी, 10 की या 11 की? 11 की। और ऑफ कोर्स 10 से ऊपर 80 के करीब, 0.81 के करीब गया, तो इसका मतलब 0.81 यानी कि 80% के करीब जो है 11 वाले की अबंडेंस होगी। जनाबे वाली, ये मैंने आप लोगों को बड़ा आसान सा और शॉर्टकट टेक्निक बता दिया है कि एवरेज एटॉमिक मास ज्यादातर उस आइसोटोपिक मास के क्लोज होती है जो ज्यादा अबंडेंट और स्टेबल होता है। दिस वाज अ स्टोरी। और एक छोटा सा सवाल एट द एंड मैंने और रखा हुआ है, आइडेंटिफाई आइसोटोपिक पेयर्स। ये यूएचएस के पेपर में आ चुका है, ये आखिरी क्वेश्चन है आइसोटोपिक पेयर्स का, इसके बाद ये टॉपिक खत्म। एंड आंसर तुम सब लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया कि Z मस्ट बी सेम सबका, और Z में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर चेंज आएगा तो किस में चेंज आएगा? ऑफ कोर्स मास नंबर के अंदर चेंज आएगा। ये एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं नेक्स्ट टॉपिक में जाके पढ़ाना चाह रहा हूं। मैं अभी यहां पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आंसर यहां पे डेफिनेटली सी बात है क्या होगा, बीटा, क्योंकि मास नंबर कम या ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, योर एटॉमिक नंबर ऑफ सिस्टर एटम मस्ट बी सेम, तो हियर इज द आंसर बीटा। ये थी आइसोटोप्स की स्टोरी, और आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ आई होंगी। मैंने साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा दिए। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, खुदा हाफिज।